बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब, जबकि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे एडवोकेट अज़हर सदीक़ साहब। नाज़रीन, हम सबसे पहले बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी शहीद अरशद शरीफ से मुतल्लिक, जिस पर बिलाखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वह खुद नोटिस लिया है और उसके बाद इस पर बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो गया। पाँच रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल खुद होंगे, जबकि उनके साथ जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल होंगे। ये पाँच रुकनी बेंच जो है वो इस पर समाअत करेगा। JIT जो है वो इस पर एक तश्कील दी गई है, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में जो है वो आगे केस जो है वो चलेगा। अरशद शरीफ कत्ल केस में फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट में जो है पहले ही इंकशाफात हो चुके हैं। अरशद शरीफ को गलती से नहीं बल्कि एक बाकायदा मनसूबा बंदी से कत्ल किया गया। अरशद शरीफ कत्ल केस खुर्रम और वकार का क्या किरदार था? कीनिया की हुकूमत केस में कैसे ताउन कर सकती है? क्या अरशद शरीफ कत्ल केस में लाहिकीन को इंसाफ मिलेगा? अरशद शरीफ अज खुद नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। स्पेशल JIT ने 2 हफ्तों में जो है वो रिपोर्ट उससे तलब की गई है। अरशद शरीफ केस में मुलजिमान को पाकिस्तान मुंतकिली पर भी गौर किया जा रहा है। फैज़ुल्लाह साहब, इम्पॉर्टेंट केस है, काफ़ी ज़्यादा हमारे बड़े करीबी और बड़े प्यारे साथी अरशद शरीफ जो है वो शहीद कर दिए गए थे कीनिया में, और उसके बाद ये मामला चलता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी कहा गया, लेटर लिखा गया, दरख्वास्त की गई। इसी तरह मरहूम की जो वालिदा हैं उनकी तरफ से भी एक दरख्वास्त लिखी गई, और फिर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से भी एक ख़त लिखा गया, एक दरख्वास्त की गई कि इस पर अज खुद नोटिस लिया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज खुद नोटिस लेकर एक बेंच तश्कील दे दिया, और अब ये बेंच जो है उसकी समाअत करेगा। और इससे क्या होगा, और क्या हमारा कोई कीनिया के साथ कोई ऐसा मुआहदा है? क्योंकि फैज़ुल्लाह साहब, मेरे नज़दीक एक सवाल ये, जुर्म जो है वो कीनिया में हुआ है और मुलजिम भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और जो मकतूल हैं, जो शहीद हैं, वो भी पाकिस्तान में नहीं थे जब कत्ल किए गए। तो ये कैसे मामला चलेंगे आगे? जी देखें, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आएगी वो जो JIT बनाई गई है इसकी रिपोर्ट है, क्योंकि आगे जिस तरह भी इस केस को लेके चला जाएगा वो JIT की रिपोर्ट की बेसिस पर लेके चला जाएगा। कौन कौन इसके अंदर जो मुलव्वस है, किसका क्या किरदार है, वो अब ये JIT की रिपोर्ट जो है उसके तहत इस केस को आगे लेके जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर JIT ने हर 2 हफ्ते के बाद एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपनी फैक्ट फाइंडिंग के बारे में। अब देखें, इसके अंदर करंटली मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार पाकिस्तान के अंदर से जो हुकूमती इदारा प्ले करेगा इस सारे के अंदर, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि ये सारा का सारा जो भी वक़ुआ है ये कीनिया के अंदर हुआ है, इसमें कीनियन ऑफिशियल्स भी मुलव्वस हैं। इसके अंदर बाकी कीनियन ऑफिशियल्स के अलावा जिन 2 लोगों का नाम पहले भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के अंदर हाईलाइट किया गया है, खुर्रम और वकार, अगर उनका किसी भी किस्म का रोल इसके अंदर आता है कि कुछ था, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिंग और अबेटिंग की हद तक मेरी नज़र में आ सकता है, क्योंकि एक्चुअल जो कत्ल था वो तो उनके हाथ से चलाई हुई गोली से नहीं हुआ, वो कीनियन ऑफिशियल्स के हाथ से चलाई हुई गोली से हुआ है। तो क्या इसके अंदर जहां तक वकार और खुर्रम का सवाल है, देखिए शादाब साहब, वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्होंने एक ऐसा जुर्म किया है जो पाकिस्तान में जुर्म माना जाता है, जहां पर वो हुआ है वहां पर भी जुर्म माना जाता है, तो उनकी प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में की जा सकती है। लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल मेरी नज़र में है, और जहां पर आगे जाकर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मामला और ये एक ज़्यादा प्रेशर सिचुएशन बन जाएगी, वो ये है कि जो कीनियन ऑफिशियल्स इसके अंदर मुलव्वस थे, जिन्होंने अरशद शरीफ का ये भयानक कत्ल किया, उनका क्या होगा? उनको किस तरह प्रोसिक्यूट किया जाएगा? उनको किधर प्रोसिक्यूट किया जाएगा? क्या उनको हम पाकिस्तान बुला के प्रोसिक्यूट करवा सकते हैं? क्या हम कीनियन कोर्ट्स पे और कीनियन अथॉरिटीज और कीनियन ये क्या हुकूमत के ऊपर कानून ये इस पे क्या भरोसा? कहता है? क्या हमारी कोई उनके साथ ट्रीटी है
और मेरी बिल्कुल आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट किया है कि गोली तो उन लोगों ने चलाई थी, उनकी पुलिस ने चलाई थी, बिल्कुल तो बिल्कुल उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। और ये सवाल जो है ये आगे जाकर इस केस को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। वकार और खुरम का अगर इसके अंदर नजर आता है बाद में इन्वेस्टिगेशन जेआईटी की रिपोर्ट के बाद कि जी वकार और खुरम का कोई एक्टिव रोल था और वकार और खुरम ने फैसिलिटेट किया या वकार और खुरम ने इस सारी की प्लानिंग में मुलव्विस थे, वो सारी बात जो है वो एक तरफ, लेकिन गोली ना वकार ने ना खुरम ने चलाई अभी तक जो हमारे पास इस सारे के बारे में इंफॉर्मेशन है उसके तहत। तो जिन्होंने गोली चलाई थी, जिन कीनियन पुलिस ऑफिशियल्स ने गोली चलाई थी, उनका हम क्या करेंगे? क्या कीनियन हुकूमत अपने जो ऑफिशियल्स हैं वो हमारे हवाले कर देंगी कि आप जी पाकिस्तान की अदालतों में इनके मुकदमे चला के और इनको सजाएं दें? जो पाकिस्तान की तारीख आपने पहले भी शदाब साहब, हमने ये तारीख में देखा है कि कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जब फॉरेन नेशनल से पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म कर दिया था और उनके ऊपर भी कोई बहुत ज्यादा एक्शन नहीं लिया गया था। वो एंड में हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए उनको भी एंड में सजा पाकिस्तान में तो नहीं हुई थी, वो भी एक बीच का रास्ता पाकिस्तान के कानून के मुताबिक क़िसास हो दिया था। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो बीच का रास्ता बना के उनको निकाल दिया गया था यहाँ से। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या कीनिया अपने ऑफिशियल्स को हमारे हवाले करेगा? मेरी नजर में, और जो मेरी रिसर्च, आई होप आई एम नॉट रॉन्ग, कीनिया और पाकिस्तान की एक्सट्रेडिशन की कोई ट्रीटी नहीं है। अब क्योंकि कीनिया और पाकिस्तान की एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, क्या कीनिया अपने ऑफिशियल्स को विलिंगली हैंड ओवर करेगी हमें? मुझे तो इसको ये होता हुआ बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। अब बात यह है कि हमने वकार और खुरम की हद तक तो प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में चला लेंगे अपने इंटरपोल के थ्रू। ये तो सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि जी इंटरपोल के थ्रू हम अपने बंदे जो हैं वो वापस बुला लेंगे जो वकार और खुरम है, उनको गिरफ्तार करवा के। लेकिन क्या कीनियन अथॉरिटीज अपने ऑफिशियल पुलिस के जो बंदे हैं उनको हमारे हवाले करेंगे? मुझे तो नहीं नजर आ रहा। तो फिर इसको आगे किस तरह लेके जाना है, वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल कल को उठता मुझे नजर आ रहा है। जी फैजुल्ला साहब, हमारे साथ बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब मौजूद हैं, वो वकील हैं विक्टिम फैमिली के। उनसे पूछेंगे कि एज खुद नोटिस लिया गया, क्या कार्रवाई हुई अदालत में और क्या उनके जो क्लाइंट हैं वो इस कार्रवाई से मुतमईन नज़र आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। जी बैरिस्टर साहब, ये कार्रवाई जो हुई अदालत की वो थोड़ी सी हमें ब्रीफ करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? क्या कार्रवाई हुई ये 2 दिन जो हुई? ठीक है, सो मोटो एक्शन लिया गया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसकी रिपोर्ट को और उन लोगों को रिजेक्ट कर दिया, और फिर उसके बाद स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने कर दिया, रिसोर्सेज भी एलोकेट कर दिए और मतलब मैन पावर भी एलोकेट कर दी गई है। इसमें असल में इशू अब ये आ रहा है कि जो अरशद शरीफ की वालदा ने एक एप्लीकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट पर और उन्होंने जो कुछ नाम उसमें किए हैं, क्या जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है उसका मैंडेट एज फार एज दोज पीपल आर कंसर्न वो क्या होगा? वो तो चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए विक्टिम्स मदर, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। तो अब तो ये बात आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट भी आपसे ओपिनियन यही है कि जी आप जो 2 भाइयों को इन्वेस्टिगेट करें और उनसे पूछें कि जी व्हाट हैपेंड। एज फार एज अरशद शरीफ मदर्स स्टेटमेंट इज कंसर्न, दैट इज ऑफ नो वैल्यू एट द मोमेंट। तो ये तो अरशद शरीफ की फैमिली का कंसर्न था कि जी हमने एक स्टेटमेंट दिया, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। तो आई वॉज इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू था। जहाँ तक ताल्लुक है आगे किस तरह चलेगा सिस्टम, अभी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को ऑफिस दिया जाएगा, उस पर टाइम लगेगा। कोई बंदा भी सुपरवाइज करने वाला नहीं है कि हाउ दे गोइंग टू कंडक्ट देयर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि जी हम ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना हम इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो अब ये सारी गेम जो है, वो सारी बात जो है इसी इन्वेस्टिगेशन टीम के पास आ गई है। इन्होंने 2 हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है कि व्हाट दे हैव डन सो फार। पहले भी जो दूसरी टीम थी उसने 40 दिन लिए, उन्होंने सारे लोगों का इंटरव्यू किया, दैट वाज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। एक तरफ वो उनका काम था हमारे लिए जवाबात इकट्ठे करना, एक्चुअली उन्होंने उस रिपोर्ट में सवालात ज़्यादा इकट्ठे कर दिए। तो देखने वाली बात ये है कि क्या इस अरशद शरीफ तो कत्ल हो गया, क्या उस अरशद शरीफ के कत्ल के साथ जुड़ा हुआ जो सच है वो भी कभी यहाँ होगा या वो उसका भी कत्ल हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं
केनियन पुलिस ने तो किया, लेकिन केनियन पुलिस का अरशद के साथ क्या इशू चल रहा था या नहीं था, उसके सारे मोरिकात पाकिस्तान में है। तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो भी करनी है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान। हर बंदा बात कर रहा है जी केनिया में जाएंगे, दुबई में जाएंगे, तो वो तो इन्वेस्टिगेशन टीम जो थी वो वहाँ से विजिट करके आ गई, लोगों को उन्होंने इंटरव्यू भी कर लिया। लेकिन हमारा असल इम्तहान उस वक्त शुरू होगा जब हम इन चीज़ों को, इस चीज़ का हमारे में इदराक होगा कि अरशद को पाकिस्तान में क्या हुआ, उस पर इतनी FIR'ें क्यों काटी गई, जिनकी पादाश को सामने रख के अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा। तो ये मेरे भाई लंबे बहुत सारे सवालात हैं। आई होप हम किसी तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंचे। अच्छा शोएब साहब, थोड़ी सी ये रहनुमाई कीजिएगा कि अगर कोई ऐसा GIT की रिपोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट की जो फाइनल सिफारिशात आती हैं उसमें कोई ऐसा शख्स बीच में पाया गया जिसका पाकिस्तान में वजूद नहीं है, वो कीनिया में मौजूद है, तो क्या हमारा कीनिया के साथ कोई ट्रीटी है, कोई मुआहदा है मुल्जिमान की हवालगी का? बातें हैं, कल चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा है कि जी फॉरेन ऑफिस इज फुली एक्टिव, और मेरा नहीं ख्याल कि कीनिया की गवर्नमेंट ऐसी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज इन टच विद देम, गवर्नमेंट इज इन टच विद देम। मैंने अरशद शरीफ के जब डाली थी जस्टिस खाकी के लिए पिटीशन डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैंने एक स्टेटमेंट दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी गवर्नमेंट हैज कोऑपरेटेड विद अस। असल इशू ये है कि ये लॉजिस्टिकल कोऑपरेशन तो बड़ी हो गई है, गवर्नमेंट इज इंटरेस्टेड, everyone is interested in providing logistical support including Kenyan government। मेरा इशू ये है कि क्या हम सच तक पहुंचेंगे? लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो हर बंदा दे रहा है, वो आपके बंदे भी आपके हवाले कर देंगे। जो कुछ होगा, चीफ जस्टिस ने ये भी कहा है कि जी उस मुल्क के इर्द गिर्द जो उसके दोस्त मुल्क हैं उनसे भी बात करें ताकि हमारी हेल्प हो। उस रीजन में जो पावरफुल मुल्क हैं उनसे भी कहा जाए कि हमारी हेल्प की जाए। मेरा जाती इशू ये है कि कंसर्न भी ये हो सकता है कि आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट हर तरफ से मिलेगी, क्या आप मनो अन उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों पे शक किया जा रहा है, तो हर बंदे ने इस सच पे पहुंचेंगे तो इसकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं और लोग लॉजिस्टिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं कर रहे। आपको आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है कि लॉजिस्टिकल है ना, आपने बंदे कर दिए, केनिया चले गए, इन्वेस्टिगेट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब आपका, आपने डिटेल से बताया। जी फैजुल्लाह साहब, आपने भी कुछ गुफ्तगू उनकी सुनी होगी। देखिए, ये इन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि अभी तक कीनियन गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट में काए के हम विलिंगली दे रही हैं वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है कि जी आप आएँ, आप इन्वेस्टिगेट करें, हम आपको किसी तरह रोकेंगे नहीं, आप मूवर आउट करें, आप एंटर होइए, आप एग्जिट करें, ये सारा कुछ लॉजिस्टिकल सपोर्ट की हद तक तो कीनियन गवर्नमेंट कर रही है। मेरा वही सवाल है कि यहां पर प्रॉब्लम लॉजिस्टिकल सपोर्ट की नहीं आनी, यहां पर प्रॉब्लम आनी है जब इन्वेस्टिगेशन का रुख वकार और खुरम से चेंज होकर उन कीनियन ऑफिशियल्स पे जाएगा जिनकी बंदूक से गोली चली और अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। उस पॉइंट पे कीनियन हुकूमत क्या करती है और उस पॉइंट पर फिर वापस जो प्रेशर है वो फेडरल गवर्नमेंट पर और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पर आएगा कि आप किस तरह हैंडल करते हैं, आप किस तरह प्रेशराइज करते हैं कीनियन हुकूमत को कि अपने ऑफिशियल्स हैंड ओवर करें, अपने ऑफिशियल्स अपनी पुलिस फोर्स के लोगों को हमारे हवाले करें, हम उनकी एक इन्वेस्टिगेशन करें, हम अगर उनको प्रोसिक्यूट करना चाहें तो हम प्रोसिक्यूट करें। ये मैटर बड़ा, और यहां पर इस केस की कॉम्प्लिकेशन आई की। देखिए, जहां तक आपने भी शायद मेरी नज़र में आया था एक ख़त जो मरहूम अरशद शरीफ साहब की वालदा ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट में, और उसके अंदर एक सर्टेन डायरेक्शन मांगी जा रही थी या रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये इन्वेस्टिगेशन ले कुछ हजरात है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरी नज़र में जो करंटली जो लोग अरशद शरीफ साहब के साथ वहां थे और जिन्होंने गोली चलाई, अभी आपको इन्वेस्टिगेशन का रुख उनकी तरफ करना चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन को किसी किस्म का भी एक कंट्रोवर्शियल या एक कंस्पिरेसी या एक पॉलिटिकल एंगल जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि वरना ये इन्वेस्टिगेशन डीरेल हो जाएगी।
जो JIT बनी है उसको सुपरवाइज करिए। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, सो हमें यह पता है कि ये जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही होगी ये सुप्रीम कोर्ट की नजर में हो रही होगी, और हम सारों को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो एतबार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का किसी किस्म का भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। तो इस JIT को इंडिपेंडेंटली अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो करने देनी चाहिए, बजाय इसके कि आप इधर से कोई इंडिविजुअल खींच के डाल दें, इधर से कोई इंडिविजुअल खींच के डाल दें, इधर से कोई अदारा अंदर खींचे, इधर से कोई अदारा अंदर खींचे। ये ना करें, लेट द इन्वेस्टिगेशन रन इट्स कोर्स। और जहां तक बात है इनकी, जो शोएब साहब थे, इन्होंने बात बिल्कुल सही की है कि कीनियन गवर्नमेंट लॉजिस्टिकल सपोर्ट तो हमें दी है, बेशक दी है और आगे देती भी रहेगी, लेकिन जब लॉजिस्टिक से अगली लेवल की सपोर्ट हमें चाहिए हुई और हमें उनसे कोऑपरेशन चाहिए हो कि उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी, उनकी पुलिस को हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करें और अगर चाहे तो प्रोसिक्यूट करें, तो वहां पर मुझे लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर दरार आएगी। सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक हमें ज्वाइन किया है, वो भी चीज़ों को बड़ी बारीक भी नहीं सी देखती हैं और अरशद शरीफ साहब के ज़ाती दोस्तों में से भी हैं और अच्छा मतलब वो इसको करीब से इस केस को देखते हैं, उनसे भी थोड़ी सी रहनुमाई लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब, अरशद शरीफ साहब के हवाले से, शहीद के हवाले से एक JIT जो है वो तश्कील दी गई है। बहरहाल आपका भी मुतालबा था, हमारा भी मुतालबा था, बल्कि मैं समझा कि पूरी कौम का मुतालबा था कि अस खुद नोटिस लिया जाए। अब वो नोटिस ले लिया गया है। कुछ चीज़ें जो मेरे और मेरे नाजरीन के जहन में है, अजहर साहब, अगर कोई फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स आ जाती हैं, उसमें कुछ लोगों को मुलविस किया जाता है कि ये मुलविस हैं बीच में, तो हमारा कीनिया के साथ कोई इस तरह का मुआहिदा तो नहीं है जिसमें मुल्जिमान की हवालगी की जाए, तो इसका अंजाम क्या होगा? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहली तो बात है कि बहुत देर की मेहरबान आते आते मैंने 26 अक्टूबर का वाकया है, 30 अक्टूबर को सदर पाकिस्तान, वजीर आजम सबको ये लिखा था, फिर मैंने 1 नवंबर को, फिर 10 नवंबर को और फिर 26 नवंबर को, जिसमें मैंने JIT बनाने का कहा, जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, FIR की कॉपी फराहम करने को कहा। सदर पाकिस्तान ने 30 अक्टूबर को लिखा था वजारत दाखिला और वजारत कानून को। क्या किया इन लोगों ने? अब चलते हैं आगे। अच्छा, ये क्या इस्लामाबाद पुलिस ने अपना किस कैपेसिटी में हम उसको अहमियत देते फिर रहे हैं? इस्लामाबाद पुलिस पे तो बहुत एतराज़ात है, और इस्लामाबाद पुलिस ने किस कानून के तहत ये JIT बनाई है? वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है अपनी जगह, जरा हम कानूनी बात पहले करें। JIT तो किसी कानून के तहत बन ही नहीं सकती है, मां सिवाय एंटी टेररिज्म एक्ट के। यानी इसमें 780 क्यों नहीं लगाया गया? ये दहशतगर्दी है। इसमें सेक्शन 7 डाला जाए और सेक्शन 19 एंटी टेररिज्म का जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, यानी उस JIT की एक अपनी अहमियत है, इस JIT की कोई अहमियत नहीं है। ये रद्दी का टुकड़ा होगा, ये फैक्ट फाइंडिंग जो मर्जी करें, इसकी कोई हैसियत नहीं है। असूली तौर पर तो इशू उस बात की होगी कि जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम अंडर दी लॉ बने। कल किसी ने भी आकर इसको चैलेंज कर दिया, इस बुनियाद के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग होती रहे, फैक्ट फाइंडिंग वगैरह, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बनानी है बुनियाद। और दूसरी बात है, 20वीं ब्रिगेड के अफसर अगर इसमें हैं, अच्छा इनके पास तजर्बा कितना है तफ्तीश का, जरा हम भी समझना चाहेंगे। ठीक है, ज़हीन होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, क्या तजर्बा इनके पास, ये भी हर एक को पता है कि नहीं? तो ये तो बड़े सवालिया निशान उठ गए हैं। और जो सबसे अहम इशू है, सुप्रीम कोर्ट को इसमें जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए था, जाके तहकीकात होकर असल सामने आती है। और दूसरा ये क्रॉस बाउंड्री इशू है। ये तो यानी हम क्या कीनिया गवर्नमेंट के मरहूने में मिन्नत रहेंगे? उन्होंने तो बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने किया कि आज तक पर्चा तो दे नहीं सके। तो असूली तौर पर तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है। पाकिस्तान बीइंग अ स्टेट ये मामला लेके जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इंक्वायरियां होती रहेंगी, बात की बातें हैं। वो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जब सारे मामले को देखेगा, देख के उन्हें समझ आ जाएगी सारे इशू को, और वो फिर कोर्ट के पास अपना इख्तियार है कि उसकी अपनी इसके। तो आज़ाद साहब, ये जो ICJ की आप बात कर रहे हैं, यहाँ हुकूमत लेके जाएगी या अदालत के किसी हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म पर ले जाया जाएगा? असूली तौर पर तो ये सुप्रीम कोर्ट को मेरी जाती राय के मुताबिक हदायत देनी चाहिए था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मामले को लेकर जाए। ये JIT देखें, इसमें कोई शक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन करेगी। अच्छा, रिपोर्ट दे भी दी, उसकी हैसियत क्या है? क्या सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन में मुदाखलत कर सकती है? कि मैं एक बात कर रहा हूँ ना, ये कानूनी पोजीशन है यहाँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जुडिशल कमीशन तश्कील देती है। उस जुडिशल कमीशन की अपनी एक एविडेंस के तौर पर ना इस्तेमाल होती, लेकिन उसको यानी सुप्रीम कोर्ट वाली जो जुडिशल कमीशन बनना था, उसकी अपनी एक हैसियत होनी थी।
हाँ, अगर हुकूमत वक्त ने जो बनाई थी, जुडिशल कमीशन जो बनाया था, जो इंक्वायरी कमीशन बनाया था पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत, जिसमें रिटायर्ड जज अब्दुल शकूर का, उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एविडेंस के तौर पर यूज। हालांकि आप अंदाजा लगाएं उस तरह की भी GIT एक्सेप्टेड नहीं होती है अपना जुडिशल कमीशन। माल्डोन सानिया देख लें आप, माल्डोन सानिया जो है वो बाकायदा कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत बना था, उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं होने दी गई, उसका मटेरियल नहीं है। और यहाँ आप अंदाजा लगाएं लाहौर हाई कोर्ट में आज 3 साल हो गए हैं, वो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं होने दे रहे जो कानून के तहत है, सेक्शन 19 के तहत बनती है दहशतगर्दी के मुकदमों में। अगर उन चीजों को अगर सामने रखकर देखे तो ये तो असूली तौर पर तो मैं ना उम्मीद हूँ इस सारे मसले में। मुझे नहीं नजर आता कि अरशद शरीफ वाले केस में कोई आपको खातर खा रिजल्ट मिल सके। अभी तक तो जितनी कारकर्दगी सामने है, वफाकी हुकूमत इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और हमारे तहकीकाती इदारों जिन्होंने काम करना है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब अभी तक कीनिया की गवर्नमेंट, यानी ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट डालने के लिए 2 बंदे जो अफसर भिजवाए थे, वो क्या करते रहे, वहाँ अवार्ड वसूल करते रहे वहाँ जाकर। ना इन्होंने क्राइम सीन प्रोक्योर किया, वो ठीक है, सारी उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया कि जनाब दुबई में डाला, कि दुबई में गए, दुबई से निकाला गया, कीनिया से वापस आना था। ये सारी बातें अपनी जगह पर मौजूद है। ये जितना ये काम कर रहे हैं ना, अब एक FIR को सामने रख के तफ्तीशी अफसर ने कर, और उसमें नाम लिख दिया इंस्पेक्टर का जी। अगर आपने वो GIT जो नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसमें वो असल तो बंदा उसके अंदर वो वाला है, जो इंस्पेक्टर होगा वो है, जो वो लिख दे, वो GIT की फाइंडिंग को रद्द कर दे। मैं फिर बात कर रहा हूँ कि GIT की फाइंडिंग को रद्द कर सकता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि आपने ये काम कानून के मुताबिक नहीं बनाया। सेक्शन 19 जो है वो समझना होगा एंटी टेररिस्ट एक्ट का, वो अगर समझ जाए तो फिर बात समझ में आ जाए। बहरहाल मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि नाउमीदी है, यानी अरशद शरीफ वाले मामले में मुझे कोई इतनी अच्छी अपना खातर खा रिजल्ट मुझे तो नजर नहीं आ रहे। हम 26 से आज हम वो 9 दिसंबर तक पहुंच चुके हैं, 9 जनवरी भी आ जाएगा, 9 फरवरी भी आ जाएगा, और यही आएगा कि अनट्रेसेबल अपना लापता बिस्ता होता है बस्ता। जब पुलिस जब करती है ना इन्वेस्टिगेशन, उसमें वो केसेस लापता बस्ते में डाल देती है, तो ये भी शायद लापता बस्ते में सिर्फ 2 वजूहात हैं जिनमें आप असल लोगों तक पहुंच सकेंगे। एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला लेकर जाएं, और दूसरा इसका सुप्रीम कोर्ट जो है इसका जुडिशल इंक्वायरी ट्राइब्यूनल बनाए, जुडिशल कमीशन बनाए, वो बैठकर इस मामले को देखे तो फिर आप अच्छाई की। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आपने हमारी रहनुमाई भी की और हमें मौक़िफ़ भी बताया। जी फैज़ साहब, अब बात ये करते हैं, अजहर साहब की गुफ्तगू भी सुनी, शोएब साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अजहर साहब तो मायूस दिखाई दे रहे हैं कि एट द एंड कुछ नज़र नहीं आ रहा। देखें, उम्मीद करती हैं और दुआ गो हैं कि अजहर साहब की राय गलत हो, क्योंकि हम सारे यही चाहते हैं कि जो भी इस कत्ल में मुलव्वस था, जो भी इसमें कसूरवार था, उनका नाम सामने आए, उनको कानूनी तौर पर सज़ा मिले और उनको अपने किए का सिला मिले। लेकिन बात यह है कि अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एक सुओ मोटो के अंदर बनी है और वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इफेक्टिवली उसकी फॉर्मेशन अप्रूव की गई है उस सुओ मोटो के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और उसको डायरेक्शन दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जी इसको ये इन्वेस्टिगेशन जो है आप करें और 2 हफ्ते के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट दें, तो मुझे तो नहीं नज़र आता कि उस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी किस्म का भी जो सवाल है, अदालत के अंदर चैलेंज है, वो कामयाब हो सकेगा। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो के अंदर ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी है जो इफेक्टिवली रेटिफाई की गई है सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर उसको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो बनी हुई है। जहाँ तक ये बात है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, देखें सुप्रीम कोर्ट ने बीच में ये मेंशन किया कि जुडिशल कमीशन हम नहीं बना सकते, ये एक क्रिमिनल मैटर है। और मेरी नज़र में एक नाउमीदी इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि हमारी तारीख़ हमें ये बताती है कि इस तरह के मामलात का कभी कोई अंजाम निकला नहीं है। इस तरह की कत्लों का किसी किस्म का कुछ, उन्होंने बात बिल्कुल सही की अजहर सदीक साहब ने कि मॉल टाउन इंक्वायरी जो है वो आज तक चलती है जा रही है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई हमें अच्छा, बड़ी हैरानगी की बात है कि वहाँ पर जाहिर है लोग तो बेचारे निहत्ते लोग मारे तो गए, अब किसने मारे ये दिन दिहाड़े मीडिया के सामने सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद हम इस नुक्ते पे नहीं पहुंच सके कि कातिल कौन था उन लोगों का, मॉडल टाउन का जिसने आपने रेफरेंस किया, बिल्कुल लेकिन उनकी फैमिली तो उजड़ गई ना। मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूँ कि हमारी तारीख से अगर हम कोई
सबक लेकर अरशद शरीफ का जो कत्ल है उसके ये सारा सिनारियो को अपने मद्देनज़र रखते हैं, अपनी माजी से कोई अगर हम सबक लेकर और उसकी रोशनी में देखते हैं तो नाउमीदी ही नज़र आती है हमें। हमें किसी किस्म का कोई पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती कि इधर इंसाफ होगा या इधर जो 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 मुलव्विस था उनको किसी किस्म की सज़ा मिलेगी। लेकिन देखें अब दुआ नहीं, गो लेकिन है बहरहाल और चीफ उम्मीद जस्टिस साहब करते ने हैं। एक अच्छा स्टेप लिया है। देखिए 5 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया है। मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ कि चीज़ कहीं ना कहीं पहुँचेगी। मेरा भी यही ख्याल है और कि कुछ ना कुछ इसका मुझे लगता है अब हो जाएगा। और जहाँ तक फिर से मैं यही कहता हूँ कि जहाँ तक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की ये बात है कि जी ये चैलेंज हो जाएगी इनकी रिपोर्ट की जी ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम किसी कानून के तहत नहीं बनी, या वो अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन गई है तो वो चैलेंज मुझे सक्सेसफुल होता कहीं पे नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक है, ब्रेक ले लें फैजुल्ला, और ब्रेक के बाद आके एक डिस्कस करेंगे जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब की जो जजमेंट है, और 22 से 22B का कानून हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, इस पर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब की जजमेंट है जो 14 सवाल पर मुश्तमिल है, और इसमें सेशन कोर्ट का बतौर जस्टिस ऑफ पीस एक हुक्म था जिसमें मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया था अदालत की जानिब से, क्योंकि 22 से 22B की दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने उसमें बयानात कलमबंद किए, जिसके बाद दरख्वास्त गुजार जो है वो उस जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के ख़िलाफ़ उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, जिस पर फाजिल अदालत ने जजमेंट दी और उन्होंने ये करार दिया कि जो जस्टिस ऑफ पीस है सेशन जज, उनके पास ये पूरा इख्तियार है कि वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म देने से पहले वो फरीकैन को सुने, पुलिस की रिपोर्ट मंगवाएं और अगर मुनासिब लगता है तो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दें, नहीं लगता तो उसको दरख्वास्त को खारिज कर दें। फैजुल्ला साहब, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली आप किसी थाने में जाएं, वाक़िफ़ थाने में, तो वो आपको ख़ुद मशवरा दे देते हैं कि आप ऐसा करें कि 22 से 22B की दरख्वास्त दायर कर दें, हमारे पास आएगी, हम मुकदमा दर्ज कर लेंगे। ऐसे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें जैसे कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट में ये कहा है कि ऐसा लगता है कि ब्लैकमेल करने के लिए मुकदमा दर्ज कराए जाते हैं इस तरह के। जी देखें, पहली बात तो इसमें ये है कि जो FIR है उसको, क्योंकि लोग उस तरह कानून को बारीकी से आम आवाम समझती नहीं है, तो FIR जो है वो एक बड़ा ही एक भयानक सी चीज़ नज़र आती है। FIR एक सिर्फ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। जब भी किसी बंदे को भी ये इंफॉर्मेशन मिले कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, वो थाने में रिपोर्ट कर देगा और उसके ऊपर FIR काट जाएगी। पुलिस के पास अगर एक रिपोर्ट आती है, जिस रिपोर्ट को देखकर एक FIR की दरख्वास्त आती है, जिसको देखकर ये नज़र आ रहा है कि जी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया है, तो फिर पुलिस के पास ये पुलिस के ऊपर ये लाजिम है कि वो इसके ऊपर FIR काटे। अगर पुलिस नहीं काटती, जिस वजह से भी नहीं काटती, तो आप 22AB की पिटिशन करके सेशन कोर्ट में जाके और डायरेक्शन लेते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये था, इसके अंदर 2-3 सवाल उठे, जिनमें से एक सवाल ये था कि क्या सेशन जज किसी किस्म की इंक्वायरी या प्री FIR इंक्वायरी करवा सकता है, पुलिस से कोई रिपोर्ट मांग सकता है। तो इधर जज साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि जहां पर जो दरख्वास्त पुलिस को आई है उसको देखकर ये नज़र आ रहा हो कि जी शायद इसके अंदर किसी ना किस्म की कोई हो सकता है कि ये गलत है, या प्राइमा फेशा ये नज़र आता है कि इसके अंदर बात जो है वो पूरी तरीके से सच्ची नहीं लिखी हुई, तो पूरा इख्तियार है कोर्ट को ये कहने का पुलिस को कि आप एक दफ़ा ज़रा इंक्वायर करके मुझे बता दें कि क्या आपकी क्या टेक है इसके ऊपर, क्या फाइंडिंग है कि इस तरह का वाकया नज़र आता है कि हुआ है या नहीं। अब इसके अंदर पूरी डिटेल तफ्तीश नहीं हो सकती, लेकिन एक सर्टन अमाउंट की तो इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इसके अंदर पुलिस से करवा सकते हैं सेशन जज साहब। पहले की हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस थी वो जनरली तो ये है कि जहाँ पर भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक दरख्वास्त आ गई, पुलिस ड्यूटी बाउंड है, और 22AB में भी जज के ऊपर ये एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन होती है कि आप कर दें। लेकिन ये चीज़ क्लैरिफाई की है जस्टिस सरफराज डोगर की जजमेंट ने
कि अगर ये नजर आ रहा हो कि वो जो कंप्लेंट है उसके अंदर कुछ झूठ है या पूरी तरीके से सच नहीं लिखा हुआ, प्राइमा फशाई बादी उल नजर में ये पता चल रहा हो, तो कोर्ट पुलिस को कह सकती है कि आप थोड़ी सी इंक्वायरी जो है वो इसके ऊपर कर लें और जरा देख लें कि लेकिन फैज इसमें भी तो कोर्ट का जो ऑर्डर होता है तो वो पुलिस को बहुत कम ऐसा होता है कि मुकदमा दर्ज करने का बरह रास्त हुक्म दे, वरना तो ये कहते हैं ना कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वो उसका मतलब यही होता है कोर्ट उसका डायरेक्ट, मतलब ये भी हो सकता है कि आप बयान सुने, अगर नहीं बनता तो ना नहीं, दें। इसमें बड़ी दफा जो कोर्ट है वो डायरेक्ट कह देती है कि पुलिस को डायरेक्शन दे देती है कि अच्छा, आप एक थोड़ा FIR सा काटें। पॉइंट फैजुल्ला, मेरे दिमाग में एक बात ये चल रही है, FIR दर्ज करने के लिए 22 जमा करवाई जाती है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि FIR यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट किसी भी जुर्म की वो दाखिल कराना, जमा कराना या वो दर्ज कराना वो हक है। यहाँ पर वज़ीराबाद में भी वाक़या हुआ, उसमें भी कहा गया कि जी FIR दर्ज की जाए, नाम दिए गए, ये मामला चलते गए और उसमें कई लोगों की वकला की मैंने गुफ्तगू सुनी कि उन्होंने कहा कि FIR तो जब कोई मुद्दई कह रहा है कि दर्ज हो तो वो हो जानी चाहिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर फिर क्यों अदालत से रुजू करना पड़ता है 22 से 22 के लिए, डायरेक्ट FIR नहीं दे सकता जबकि वो किसी का राइट है। सच और झूठ का कानून जो मामला है ये तो बाद में तय होना चाहिए ना। देखिए ये बड़े मैं रिस्पेक्ट के साथ मैं कहूँगा कि ये हमारी थोड़ी सी पुलिसिंग सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान उठता है कि आप अगर आपने FIR करवानी हो तो आजकल के ज़माने में FIR करवाना जो है वो एक बहुत बड़ी बात समझी जाती है, क्योंकि थाने के अंदर आप जब दरख्वास्त लेके जाते हो तो आपको रिस्पांस प्रोएक्टिव नहीं मिलता, अनलेस स्पेशली जो बड़े जराइम हैं उनका तो बिल्कुल आपको मिलता है। अगर आप जाके 302 की दरख्वास्त दें या आप जाकर 337 की दरख्वास्त दें या आपको बड़े जुर्म की दरख्वास्त दें तो वो नजर आता है। लेकिन वरना अगर एक मामूली सा जिसको मैं कहूँगा कि 506B की आप दरख्वास्त दे दें या इस तरह के जो रिलेटिवली छोटे जराइम है जिनकी सज़ा छोटी है, जिनके अब जो ग्रेविटी सिचुएशन की है वो छोटी है, उसके ऊपर नज़र ये मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पुलिस की एक जनरल लेजीनेस है या पुलिस की एक जनरल नॉनशलांस है कि जी रहने दें, मसला इधर उधर कर दें या दबा दें या वो कर दें ताकि एक एक्स्ट्रा बर्डन पुलिस वर्क के ऊपर ना आए। तो ये एक जनरल पुलिसिंग सिस्टम का हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक रिफॉर्म की ज़रूरत है। हाँ, जहाँ पर आप इस तरह की दरख्वास्त दे दें जो मतलब पॉसिबल ही नहीं था, जो किसी किस्म की आपके एक प्रूडेंट माइंड को समझ आती है कि ये काम होना पॉसिबल ही नहीं था, वहां पे तो रिफ्यूजल आपका बनता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, मैं अगर शादाब साहब आज जाके ये दरख्वास्त दे दूं कि मैं जी इतवार वाले दिन बैंक के अंदर खड़ा हुआ था, बैंक के काउंटर पे इतवार वाले दिन खड़ा हुआ था और शादाब साहब ने पीछे से आकर मुझे कुछ बोल दिया या कुछ कर दिया या मेरी जेब से फ़ोन निकाल लिया, तो इतवार वाले दिन तो बैंक नहीं खुला होता, तो एक प्रूडेंट माइंड को नजर आ रहा है कि यह बात सच्ची नहीं है, ये एक झूठी दरख्वास्त है, तो वहां पर रिफ्यूजल बनता है। लेकिन जहां पर कंप्लेंट पढ़कर ये नजर आ रहा हो कि ये बादी और नजर में सच्ची लग रही है, वहां पर FIR पहले कटनी चाहिए और फिर इन्वेस्टिगेशन बाद में होनी चाहिए। ये अगर डिस्क्रेशन या ये पावर पुलिस को ज्यादा दे दी जाए तो हमारी पुलिस जो है वो हर उस पे FIR से पहले इन्वेस्टिगेशन करके खत्म कर। फैजुल्ला, अब मसला ये भी है ना कि मसलन आप जैसा आप तगड़ा वकील हो और मेरे जैसा एक आम सा शहरी हो और उसके खिलाफ कोई भी झूठा सच्चा मुकदमा दर्ज करवा दें, मुझे तो जाहिर है पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, मसले मसाइल मेरे लिए बन जाएंगे और बाद में 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद मेरी बेल हो जाए और पता लगे कि फैजुल्ला साहब ने तो ऐसे ही अपनी वो गाड़ी ओवरटेक करने के चक्कर में, या मैंने फैजुल्ला साहब को प्रोग्राम में बोलने नहीं दिया था, मेहमानों को फ़ोन पे ज़्यादा ले लिया था तो उन्होंने मेरे पे पर्चा करा दिया। कुछ सज़ा फैजुल्ला साहब की भी होनी चाहिए ना। नहीं, जाली FIR के ऊपर तो आप प्रोसीड कर सकती हैं, लेकिन देखें ये कह देना जाली FIR के ऊपर तो प्रोसीड होता है, बट ये कह देना कि वो फौजदारी अब्यूज ऑफ लॉ के पीछे, हाँ जी बिल्कुल, अब्यूज ऑफ लॉ की वजह से एक ये कि आप जैसे आपने कहा कि मैंने जो हरकत की है आपकी एग्जांपल के अंदर वो एक कानून का अब्यूज है, कानूनी प्रोसेस का मैंने अब्यूज की है। अब्यूज ऑफ लॉ के डर से आप कानूनी प्रोसेस रोक नहीं सकते, जहां पर अब्यूज हो रहा है उसकी आप सजा दे सकते हो और वो सजा का मामला प्रोएक्टिव कर दें। ये ना करें कि आप क्योंकि इस चीज से आपको खौफ है या इस चीज का आपको
खदशा है कि जी यहाँ पर प्रोसेस ऑफ लॉ अब्यूज हो जाएगा, तो हम प्रोसेस ऑफ लॉ ही रोक देते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि जहां पर लोगों का असल में कोई नुकसान हुआ है, कोई उनके खिलाफ कोई जुर्म कमिट हुआ है, कोई उनकी दिल आजारी हुई है और वो कंप्लेंट करना चाह रही हैं, आप उनका हक छीन रहे होंगे। तो इसको एक बैलेंस करना चाहिए। और मेरी नज़र में ये वो बेशतर दफ़ा बात कर चुके हैं कि हमारी एक पुलिसिंग सिस्टम की जनरल जो रिफॉर्म है और जनरल उनकी जो सपोर्ट है उसको ज़रा जिस तरह हम बेहतर करते जाएंगे उस तरह हमारा ये निज़ाम भी बेहतर होता जाएगा। बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला साहब, बस आखिरी सवाल इसके अंदर, काफ़ी अरसे से क्योंकि मामलात ये चलते हैं 22A 22B झूठा मुकदमा, कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिए कि फैजुल्ला साहब मैंने अगर किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और बाद में साबित हुआ है कि वो 1 महीना मैंने उसको तंग भी किया है लेकिन वो मेरी शरारत थी, तो आप उस पर कोई बजाय इसके कि अमल करें, मेरे ख़िलाफ़ डर के हमारे शायद आप कार्रवाई ना करें कि यार ये फिर मुझे पकड़ लेगा, फिर मुझे पकड़वा देगा, कानून अपना रास्ता खुद ले। देखिए इसमें एक चीज़ शादाब साहब, ये बात तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन एक इसमें छोटी सी चीज़ हमने देखनी है कि जो आपने कहा कि झूठा मुकदमा मैं आपके खिलाफ करवाऊं, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि फिर उस कानूनी कार्रवाई के लिए झूठा मुकदमा क्या है। अगर कोई एक बंदे के ऊपर FIR होती है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है उस FIR से मुकदमे के बाद, जिस बंदे ने FIR दी है, क्या उसके ऊपर झूठे मुकदमे की हमें प्रोसीडिंग नहीं? क्योंकि देखिए हर कभी ना कभी ये होता है कि प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ बर्डन ऑफ प्रूफ अपना मुकम्मल नहीं किया, उसका ये मतलब तो नहीं है कि FIR इटसेल्फ झूठी थी। ये यहां पर हमें करना चाहिए कि जो FIR, इसकी आपकी बात दुरुस्त है कि ये मैकेनिज्म होना चाहिए, नहीं फैसला, लेकिन मैं सिर्फ जैसे बात करता हूं, एक कत्ल हो गया, एक छोटी उसमें मैं पेशावर बैठा हूं, कत्ल कराची मैं में हो रहा है, मैं और यही बात मेरा करने नाम लगा बीच में हूं। जबरदस्ती डाल दिया मैं गया। बिल्कुल यही बात करने लगा हूं कि देखें इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये होनी चाहिए, जो आपकी बात है वो दुरुस्त है, रिक्वायरमेंट कानून की ये होनी चाहिए कि जो FIR या जिस FIR की दरख्वास्त बादियोल नजर में झूठी है, पेटेंटली झूठी है, देखकर पता चल रहा है कि ये नहीं हो सकता, जो उसको ये जो FIR होगी उसके ऊपर कानून कर ले। लेकिन हर FIR जिसके अंदर मुकदमा चले और बंदा बाइज्जत बरी हो जाए, उसके ऊपर एक खिलाफ ही उसके एक कानून का प्रोसेस शुरू हो जाए, वो नहीं। इसका आप जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रिक्ट कर दें, इसकी स्कोप जरा थोड़ा सा नैरो कर दें, ताकि सिर्फ जहां पर अब्यूज हो रहा है वो चीज पकड़े, हर बंदे जैसे दरख्वास्त दिए, क्योंकि वरना फिर लोग दरख्वास्तें देनी भी छोड़ देंगे, जिनके साथ कुछ हुआ है वो भी छोड़ देंगे कि यार अगला अगर बच भी गया तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग जो है वो कानून ऑटोमेटिकली शुरू हो कर देगा। तो मेरा यही बात है कि अगर तो इस तरफ आपने जाना है तो करना ये चाहिए कि एक स्कोप नारो कर दें कि जो FIR या जिस FIR की कंप्लेंट बादी और नजर में झूठी है वो उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक प्रोसीडिंग जो है वो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रहनुमाई की। बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया और एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस जुमे इतना ही, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।